हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जेके स्टडी आइकॉन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। इंडियन पॉलिटी में हम लोग फंडामेंटल राइट डिस्कस कर रहे हैं और मैंने आपको बताया है कि फंडामेंटल राइट आपके पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एनश्राइंड है और इसके अंडर आपके 12 से 35 आर्टिकल्स इंक्लूडेड हैं। ओके, सो कल हम लोगों ने 12 और 13 जो आपका आर्टिकल है वो डिस्कस किया था। मैं भी रिकमेंड करूँगी जिन्होंने भी ये लेक्चर नहीं देखा पहले आप वो लेक्चर्स अटेंड करके आइए, ठीक है। और आज हम लोग जो आपके 6 राइट हैं, 6 राइट फंडामेंटल राइट्स जो आपको प्रोवाइडेड करवाए गए हैं उसका आज हम फर्स्ट राइट जो है वो डिस्कस करेंगे, राइट टू इक्वालिटी। ओके, राइट टू इक्वालिटी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ओके, और राइट टू इक्वालिटी में इस राइट के अंडर आपके आर्टिकल्स आते हैं 14 टू 18 आर्टिकल इसके अंडर इंक्लूडेड हैं। राइट टू इक्वालिटी हमें राइट जो है ये प्रोवाइड करवाता है कि एक पर्सन को जो है किस किस चीज़ में जो है इक्वल स्टेटस मिलेगा, इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। ओके, सो आज हम लोग इसका 14 आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं। सो देखिए, फर्स्ट आर्टिकल जो क्या 14 आर्टिकल का टेक्स्ट क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आपका क्या बोलता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 14 says that the state shall not discriminate any person, equality before the law or the equal protection of law within the territory of India। अब देखिए यहाँ पे स्टेट की बात की गई है। ओके, एक सेकेंड, यहाँ पे स्टेट की बात की गई है। कल के लेक्चर में ही मैंने आपको बताया था कि स्टेट टर्म के अंडर क्या क्या इंक्लूडेड होंगे। तो इस स्टेट का मतलब है यहाँ पे गवर्नमेंट। ओके, क्या मतलब है यहाँ पे, गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट जो है वो किसी भी पर्सन की इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का जो उसके पास राइट है अंडर आर्टिकल 14 उसको क्या नहीं कर सकती, डिनाई नहीं कर सकती है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया की टेरिटरी के अंदर जो है इसको डिनाई नहीं कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दिस प्रोविजन कन्फर्स राइट ऑन ऑल पर्सन वेदर अ सिटीजन और फॉरनर। और ये जो आपका राइट है ये आपके सिटीजन को भी दिया गया है और फॉरनर्स को भी दिया गया है। ओके, मैंने आपको जब इसके फीचर आपके साथ डिस्कस किए थे तब मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल राइट्स के कुछ प्रोविज़न जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ सिटीज़न को दिए गए हैं और कुछ प्रोविज़न ऐसे हैं जो आपके सिटीज़न, फॉरनर्स एंड लीगल पर्सन को भी प्रोवाइडेड हैं। ओके, सो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 14 जो है किन किन को जो है ये एप्लीकेबल है, किन के लिए एप्लीकेबल है, क्या ये सिटीज़न के लिए एप्लीकेबल है ओनली या फॉरनर्स के लिए भी है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए, मोर ओवर द वर्ड पर्सन इंक्लूडेड लीगल पर्सन, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, कंपनी, रजिस्टर्ड सोसाइटी और एनी अदर टाइप ऑफ लीगल पर्सन। अब देखिए यहाँ पे ये पर्सन यूज़ किया गया है वर्ड, यह देखिए किसी भी पर्सन की इक्वालिटी को डिनाई नहीं कर सकता। इस पर्सन में अब क्या क्या आएंगे, आपके इंडिविजुअल तो आएंगे ही आएंगे लेकिन उसके साथ साथ लीगल पर्सन भी आएंगे। जैसे आपकी कोई स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई, कोई कंपनी हो गई, रजिस्टर्ड सोसाइटी हो गई या अदर टाइप ऑफ कोई लीगल पर्सन हो गए, वो भी इस पर्सन के अंडर आएंगे। इन सब के भी जो है हम लोग इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को जो है गवर्नमेंट जो है वो डिनाई नहीं कर सकती, ठीक है। अब देखिए जो कंसेप्ट आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ है ना, ये जो है ब्रिटिश ओरिजिन है। दैट मीन्स कि आपका जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है ये हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ आपके किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। सो राइट आंसर इज ए ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपसे पूछा जाए इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आपका किससे लिया गया, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, आप क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसलिए आप लोग मार्क कर लीजिए। ओके, अब देखिए समझ लेते हैं कि इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या कहता है। इन दोनों में जो है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इन दोनों में जो है बहुत ही डिफरेंस है। अब देखिए जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है ना, ये नेगेटिव नेचर का है, दैट नेगेटिव नेचर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग राइट कर लीजिए अपने नोट पे, ठीक है। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ आपका जो है नेगेटिव नेचर का, नेगेटिव नेचर का क्यों है, क्योंकि ये कहता है कि किसी भी तरह का मतलब नो स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल प्रिविलेजेस, ठीक है, इन फेवर ऑफ एनी पर्सन।
नो स्पेशल प्रिविलेजेस इन फेवर ऑफ एनी पर्सन। आपको कोई किसी भी पर्सन को जो है किसी भी तरह का जो है स्पेशल प्रिविलेजेस जो है प्रोवाइड नहीं करना है। मतलब पहले टाइम पे होते थे ना, प्रिविलेजेस क्लासेस होती थी आपकी, राज्य रजवाड़ों की जो क्लासेस होती थी उनको जो है किसी तरह का आपको स्पेशल प्रिविलेज नहीं देना है। वो क्या है, सब जो है लॉ की नज़र में सभी जो है एक हैं। एक तो ये बात बोलता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, और दूसरी ये बात बोलता है कि चाहे आपका कोई रिच है, चाहे कोई पुअर है, चाहे कोई हायर है क्लास से है, चाहे कोई लोअर क्लास से है, चाहे कोई ऑफिशियल है, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, चाहे नॉन ऑफिशियल है, कोई बिजनेसमैन है, या कोई एक नॉर्मल पर्सन है, ठीक है, ये सभी जो हैं इक्वली जो है ऑर्डिनरी जो लॉ आपकी कंट्री के अंडर कंट्री को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए जो ऑर्डिनरी कोड जो लॉ बनाता है उनको जो है ये इक्वली ओबे करेंगे। ठीक है, इक्वली क्या करेंगे, अवे करेंगे। ये लोग जो हैं ये लॉ से बड़े नहीं हैं, इन सब से बड़ा क्या है, लॉ है, और लॉ जो है इक्वली एप्लीकेबल होगा सभी पर्सन पे। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लीजिए ये है आपका कोई रिच पर्सन है, कोई ए, ये कोई बिजनेसमैन है ए, ठीक है, और ये एक पर्सन है, ये बेचारा कोई एक मान लीजिए आप लोग कोई लेबर है, लेबर पर्सन है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों की कंडीशन डिफरेंट है। ये रिच पर्सन है क्योंकि इसकी इनकम ज़्यादा होगी, ये लेबर है, इसकी बेचारे की एक दिन की कितनी इनकम होगी, ज़्यादा से ज़्यादा आप मान लीजिए इसकी 400 होगी या 500 होगी, इतनी ही इनकम होगी, ठीक है। और ये रिच पर्सन जो है इसकी एक दिन की पता नहीं कितनी, एक सेकेंड सॉरी, ठीक है, और ये जो रिच पर्सन है इसकी जो है अच्छी नेटवर्थ होगी, है ना, इसकी सालाना क्या पता बेचारे की 15,000 या 12,000 रुपये इसकी मंथली इनकम होती होगी। लेकिन ये जो बिजनेसमैन है क्या पता इसकी कितनी 100 करोड़ होगी, या कितनी ज़्यादा इसकी इनकम होगी मंथली, ठीक है। अब दोनों की कंडीशन डिफरेंट है। मान लीजिए कल कभी ऐसा होता है कि जो ए पर्सन है ये आपका, ठीक है, ये आपका ए पर्सन है, पेन चेंज करती हूँ, ये आपका जो ए पर्सन है ये कोई क्राइम कर देता है, ठीक है, ये बिजनेस को अपने इन्हांस करने के लिए कोई घोटाला कर देता है, कुछ जो है ब्लैक मनी जो है इसके पास देखी जाती है एक, ठीक है, अगर इसके पास कोई ब्लैक मनी देखी जाती है या कुछ इलीगल वर्क से इसने पैसा कमाया हुआ है वो देखा जाता है, तो हम लोग जो है इसको इस बेसिस पे जो है पनिश नहीं करेंगे कि ये एक रिच पर्सन है, ठीक है। हम ये नहीं सोचेंगे कि ये रिच पर्सन है तो इसको जो है हम लोग पेनिश नहीं कर सकते, क्योंकि वाई इसकी जो है कंडीशन बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट है। इस बेसिस में जो है हम लोग इसको जो है किसी तरह का जो है इसको फेवर जो है प्रोवाइड नहीं कर सकते। अभी उसी तरह से देख लीजिए, ठीक है, उसी तरह से देख लीजिए आपका पर्सन बी है, ये बेचारा क्या करता है मंथली जो है 400 या 500 जो है क्या इसकी जो है रोज़ की जो है इनकम है, ठीक है। मान लीजिए ये कल को पर्सन जो है कोई क्राइम कर दे, ठीक है, मान लीजिए ये कोई चोरी कर देता है, ठीक है, ये किसी तरह की कोई चोरी कर देता है, तो इसको जो है इस बेसिस पे जो है इसको छोड़ा नहीं जा सकता, इसको इस बेसिस पे जो है पनिश करने के लिए मना नहीं किया जा सकता कि ये तो एक जो है पुअर पर्सन है, तो इसको जो है हम लोग इसको फिनिश नहीं करेंगे। ये कौन बोलता है, आर्टिकल 14 बोलता है। ये मैं आपको एग्जांपल से समझाना चाहती थी सिर्फ कि आर्टिकल 14 बोलता है चाहे कोई किसी भी क्लास का हो, रिच हो या फिर कोई पुअर हो, सभी जो है कानून की नज़र में एक है, सबको जो है इक्वली ट्रीटमेंट मिलेगा। इसीलिए जो है ये नेगेटिव नेचर का है, क्योंकि किसी तरह का कोई स्पेशल जो है ट्रीटमेंट जो है, स्पेशल प्रिविलेजेस जो है ये किसी तरह के किसी भी पर्सन को नहीं देता है। ओके, उसी तरह से आप देखिए जो आपका ये वाला पॉइंट ये है ना जो आपका, अब देखिए ये इक्वालिटी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आपका पॉजिटिव नेचर का है। आप लिख लीजिए ये किस नेचर का है, पॉजिटिव नेचर का, क्योंकि ये जो है प्रिविलेजेस देने की बात करता है। ये कहता है कि इक्वल ट्रीटमेंट देना है आपको अंडर इक्वल सर्कमस्टांसिस। क्या बोलता है, इक्वल ट्रीटमेंट, एक सेकेंड, इक्वल ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसिस, इक्वल
सर्कमस्टांसेस या आप कंडीशन बोल सकते हो। ये बोलता है कि अगर दो पर्सन की जो है इक्वल कंडीशन है, उनकी इक्वल सिचुएशन है, सर्कमस्टांसेस हैं, तब आप उनके साथ इक्वली ट्रीट करोगे। लेकिन अगर दोनों की जो है कंडीशन जो है डिफरेंट हैं, तो उसके साथ जो है आप जो है अनइक्वल जो है ट्रीटमेंट करोगे। उसके साथ आप अनइक्वल जो है ट्रीटमेंट कर सकते हो। इसके लिए ये नहीं कहा जा सकता कि भाई आर्टिकल 14 का जो है वायलेशन हो रहा है। मान लीजिए ये मैंने बोला कि ये पर्सन ए है आपका, ये अंबानी जी ले लीजिए, ठीक है। ये बिजनेसमैन है, बहुत बड़े अंबानी है, रिचेस्ट पर्सन है इंडिया में, ठीक है। अब ये अंबानी है, ये आपका एक फार्मर है बेचारा, ठीक है। ये आपका एक फॉर्म है। इनकी मंथली इनकम जो है वो 100 करोड़ है नेट वर्थ। ये बेचारा मंथली जो है ज़्यादा ही होगी, मैं एग्जांपल ले रही हूँ। ये इनकी जो है मंथली सालाना जो है ये 50,000 रुपये इनकी इनकम आती है, ठीक है। अब देखिए गवर्नमेंट टैक्स लगाती है हमारे ऊपर, ठीक है। अंबानी के ऊपर 30% टैक्स लगा रही है गवर्नमेंट, ठीक है। और इसके ऊपर जो है फार्मर्स जो है इसके ऊपर क्या कर रही है, मान लीजिए 5% टैक्स लगा रही है, ठीक है। अब देखिए जो अंबानी है ये नहीं बोल सकते कल को कि मेरा आर्टिकल 14 जो है वो क्या हो रहा है, वायलेट हो रहा है, क्योंकि मुझसे जो है ज़्यादा टैक्स लिया जा रहा है और एक फार्मर जो है उससे 5% टैक्स लिया जा रहा है। इस बेसिस पे जो है ये क्लेम नहीं कर सकता कि मेरा आर्टिकल जो है 14 जो है वो क्या हो रहा है, वायलेट हो रहा है। क्योंकि देखिए दोनों की कंडीशन जो है, दोनों की सर्कमस्टांसेस जो हैं वो दोनों की क्या है, डिफरेंट है, दोनों की सिचुएशन डिफरेंट है। अगर मान लीजिए हमने अंबानी जी पे 30% टैक्स लगाया, इनकी 100 करोड़ रुपए है ये मंथली, ये सालाना जो है मान लीजिए इनकी इनकम है, ठीक है। अगर इनके ऊपर 30% टैक्स लगा भी रहे हैं तब भी इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रिच के रिच ही रहेंगे, ठीक है, ये पुअर नहीं होंगे। लेकिन मान लीजिए अगर ऐसा हो कि आपका ये जो फार्मर है इसके ऊपर भी 5% ना करके 30% ही टैक्स लगाया जाए, तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, ये तो होगा, इसमें कौन सा आर्टिकल आपका फॉलो हो रहा है, इसमें आपका आर्टिकल फॉलो हो रहा है इक्वलिटी बिफोर लॉ। लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो कहता है कि अब देखिए आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जो आपका फार्मर है और आपका जो रिच पर्सन है एक अंबानी जी जो है, इन दोनों की जो कंडीशन है, दोनों का जो सर्कमस्टांसेस, दोनों की जो सिचुएशन है वो क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। अगर हम दोनों पे जो है इक्वली जो है इनके साथ ट्रीट करेंगे, अगर इस पे भी 30% टैक्स लगाएंगे और इस पे भी 30% टैक्स लगाएंगे, तो इससे क्या होगा, अंबानी जी जो है वो तो रिच ही रहेंगे, उनको कोई डिसएडवांटेजेस में नहीं ले जाएंगे। लेकिन जो ये फार्मर है हमारा, ये क्या होगा, और डिसएडवांटेजेस में चला जाएगा, इसकी और ज़्यादा जो है गरीब होता जाएगा, ठीक है। और ये मुश्किल से जो है बहुत मुश्किल से जो है अपना 3 वक्त का खाना ही जो है वो यूटिलाइज कर पाएगा, है ना। तो इसीलिए जो है क्या बोलता है आपका इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कि आपने जो है ट्रीट करना है, उन इक्वल ट्रीट उनके साथ करना है जिनकी जो है कंडीशन जो है इक्वल ही है। जैसे मान लीजिए ये अंबानी है, ये बिरला है, ठीक है, ओके। अब देखिए अंबानी पे भी 30% टैक्स लगाया जाता है, दोनों रिच हैं, और इस पे जो है मान लीजिए आप इस पे 20% गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है, ठीक है। दोनों की मान लीजिए इनकम सेम ही थी, इनकी भी 100 करोड़ थी, इनकी भी 100 करोड़ थी, ठीक है। अब देखिए इस पे जो है, इस पे गवर्नमेंट 30% टैक्स लगा रही है और इस पे जो है बिरला पे जो है 20% टैक्स लगा रही है। अब यहाँ पे अगर ये अंबानी जो है, अगर ये बोलते हैं कि मेरे साथ जो है आर्टिकल 14 जो है मेरा वायलेट हो रहा है, मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, क्योंकि बिरलास जो है उनकी 20% आप टैक्स ले रहे हो लेकिन मुझसे 30% टैक्स करे, तो ये जो आपका वायलेशन है, ये जो वायलेशन है आपका, ये इसको वैलिड माना जाएगा, क्योंकि दोनों के सर्कमस्टांसेस क्या हैं, दोनों के सर्कमस्टांसेस जो हैं इक्वल सर्कमस्टांसेस है। लेकिन जो इससे पहले जो मैंने आपको एग्जांपल दी उसमें क्या थे, दोनों की कंडीशन, दोनों की सिचुएशन जो है वो क्या थी, अनइक्वल थी, वो डिस्क्रिमिनेशन जो है वो उसको वैलिड माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन है इसको इनवैलिड माना जाएगा, इसको माना जाएगा कि इसमें क्या हो रहा है, आर्टिकल 14 का जो है वायलेशन हो रहा है, ओके। आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट जो है इक्वलिटी बिफोर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का जो है समझ आया होगा। अब देखिए ऐसा क्यों किया गया, ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को क्यों लाया गया, क्योंकि जब हमारी इंडिया जो है इंडिपेंडेंट हुई तो उस वक्त पे देखिए बहुत ज़्यादा गरीबी थी हमारे देश में, अंग्रेज़ों ने लूट के खा दिया था हमें पूरी तरह से। तो उस टाइम पे इतनी ज़्यादा जो है पॉवर्टी थी हमारे यहाँ इंडिया में, इतनी ज़्यादा अनइक्वालिटी थी, है ना। लैंडलॉर्ड क्लासेस भी थी और जो बड़ी बड़ी क्लासेस थी, बड़े बड़े रिच लोग
लोग थे वो क्या करते थे, सप्रेस करते थे। जो पुअर्स थे, लोअर पीपल्स थे, उनको क्या किया जाता था, उनको क्या किया जाता है, उनको सप्रेस करते थे, है ना, जो आपके रिच क्लास थी, है ना। तो उन दोनों का रिच क्लास एंड पुअर क्लास का दोनों का स्टेटस मेंटेन करने के लिए, दोनों की सिचुएशन, दोनों को मेंटेन करने के लिए, इक्वल स्टेटस प्रोवाइड करवाने के लिए, पूरी तरह से ये जो आर्टिकल 14 है इसको अचीव करने के लिए क्या किया गया, ये प्रावधान जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ताकि जो आपकी डिसएडवांटेजेस क्लास है, ताकि जो आपके डिसएडवांटेजेस क्लास हैं आपकी, इनको क्या किया जाए, इनको अपलिफ्टमेंट किया जाए, इनका अपलिफ्टमेंट किया जाए, इनकी ग्रोथ की जाए, इनकी कंडीशन को जो है इम्प्रूव किया जाए। ठीक है, इसीलिए जो है ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का जो है कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और मैं बताऊँ, ये जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है आपका, ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ अगर आप देखें तो ये किसका एलिमेंट है, ये कंसेप्ट कहाँ से आया, रूल ऑफ लॉ से आया। ठीक है, आप ये लिख लीजिए, रूल ऑफ लॉ से आया ये कंसेप्ट आपका, इक्वालिटी बिफोर लॉ। आपका रूल ऑफ लॉ जो है ये कंसेप्ट किसने दिया था, ये कंसेप्ट आपका दिया था एवी डाइसी। लिख लीजिए एवी डाइसी। एवी डाइसी कौन थे, ये एक ब्रिटिश यूरिस्ट थे। क्या थे आपके, ब्रिटिश यूरिस्ट थे, जिन्होंने जो है रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट दिया था, और रूल ऑफ लॉ से ही जो है आपका कंसेप्ट निकल के आया है इक्वलिटी बिफोर लॉ। अब देखिए एवी डाइसी ने अपने रूल ऑफ लॉ के कंसेप्ट में 3 एलिमेंट बताए। उन्होंने क्या बोला कि नो आर्बिट्रेरी पावर, नो आर्बिट्रेरी पावर, नो आर्बिट्रेरी, एक सेकेंड, आर्बिट्रेरी पावर। फर्स्ट में इन्होंने क्या बोला, नो आर्बिट्रेरी पावर। आर्बिट्री पावर का मतलब होता है, आर्बिट्री पावर का मतलब होता है जब एक पर्सन को जो है अनलिमिटेड पावर प्रोवाइड करवा दी गई हो। जैसे आप किंग के सिचुएशन में देख लीजिए, उस तरह से जो है अपने किंग जब होते थे, जब किंग जो है रूल करता था, एक राजा जब रूल करता था उसके सब पास जो है अनलिमिटेड पावर होती थी। वो अपने हिसाब से जो है लोगों को पनिशमेंट देता था। अगर कोई गलती कर देता था तो अपनी मर्जी के हिसाब से जो है उसको पनिशमेंट देता था। तो यहाँ पे जो एविडाइसी का फर्स्ट जो इसने एलिमेंट बोला, इसने बोला कि जो है इस कोई किसी भी तरह का जो है आर्बिट्रेरी पावर जो है किसी को नहीं दी जाएगी। ठीक है, किसी भी पर्सन को अगर वो अपने अकॉर्डिंग जो है अपने अकॉर्डिंग जो है अपने रूल के अकॉर्डिंग जो है अगर किसी ने कोई लॉ ब्रीच किया है, अगर किसी लॉ का कोई वायलेशन किया है, तो जैसे कल को जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है किसी पर्सन ने अपना लॉ कि कोई लॉ जो है ब्रीच किया, तो कल को जो है प्राइम मिनिस्टर उठ के ये नहीं बोल सकते कि मैं अपने हिसाब से जो है इसको पनिशमेंट दूंगा। ठीक है, उनको अगर उसको पनिशमेंट करना है, उस पर्सन को जिसने लॉ को तोड़ा है या जिसने लॉ को ब्रीच किया, वायलेट किया है, अगर उसको कल को आपने जो है पनिश करना है, तो आपको रूल्स और रेगुलेशन के अंडर ही उसको क्या करना होगा, पनिश करना होगा। ये कौन बोलता है, एविडाइसी का फर्स्ट एलिमेंट बोलता है। और एविडाइसी का सेकेंड एलिमेंट क्या बोलता है, एविडाइसी का सेकेंड एलिमेंट बोलता है कि चाहे कोई रिच है, चाहे कोई पुअर है, चाहे कोई लोअर है, हायर है, ऑफिशियल है, नॉन ऑफिशियल है, सभी जो है जो भी ऑर्डिनरी लॉ बनाए जा रहे हैं हमारी कंट्री को एडमिनिस्टर करने के लिए बाय द ऑर्डिनरी लॉ कोड, ये जो है इक्वली उन लॉज को क्या करेंगे, सारे पर्सन जो है इक्वली अवे करेंगे। ठीक है, उनकी रिस्पेक्ट करेंगे। ओके, ये इसका सेकेंड एलिमेंट बोलता था। ठीक है, अब देखिए उसी तरह से इसका थर्ड एलिमेंट क्या बोलता था, एक सेकेंड रुक जाइए। ठीक है, उसी तरह से एविडाइसिस का थर्ड जो एलिमेंट है वो क्या बोलता है कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, वो बोलता था कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, राइट ऑफ इंडिविजुअल है। क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिजल्ट है राइट ऑफ इंडिविजुअल का, राइट ऑफ इंडिविजुअल का। ठीक है, ना कि क्या बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है आपका, कॉन्स्टिट्यूशन जो आपका बन के निकला है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बन के निकला है वो किसकी वजह से बन के निकला है, लोगों के राइट्स की वजह से, इंडिविजुअल के राइट्स की वजह से, ना कि जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जो है इंडिविजुअल की वजह, ना कि जो है इंडिविजुअल जो है वो राइट्स के अकॉर्डिंग चलेगा, ऐसे बोलता है आपका। इसका इजी भाषा में बताती हूँ कि देखिए ये ब्रिटिश थे, ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। वहाँ पे क्या होता है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है
कि वहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर, जैसे हमारी कंट्री की एक पर्टिकुलर लॉ की बुक बना दी गई है, हमारी कंट्री को जो है उस लॉ के ऑर्डर जो है, उस रेगुलेशन जो बुक में लिखे गए हैं उनके अंडर जो है उन्हीं सभी लॉ के अकॉर्डिंग जो है हमारी कंट्री इंडिया को गवर्न किया जाता है। लेकिन ब्रिटिश में क्या है, वहाँ का अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उनका। उनका जो समय के साथ साथ जो उनके लेजिस्लेचर होते हैं ना, वो टाइम के साथ साथ जो है लोगों के लिए कुछ लॉज लाती हैं, कुछ बिल्स पॉलिसीज़ जो बनाती हैं, वही जो है उनका क्या बन जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है। मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ कि उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसका रिजल्ट है, लोगों के इंडिविजुअल राइट्स का। इंडिविजुअल के राइट से जो है, इंडिविजुअल के राइट से क्या बन रहा है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है, इंडिविजुअल के राइट से उनका क्या बन रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है। ठीक है, तो पर इंडिया में क्या है, इंडिया में क्या है, एक बुक बना दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के, आपकी सारे रूल्स और रेगुलेशन इसमें लिखे गए हैं, और हमारी कंट्री को जो है किसके अकॉर्डिंग गवर्न किया जा रहा है, इस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो है गवर्न किया जा रहा है। उसी तरह से इसका थर्ड एलिमेंट बोलता था कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है ये रिजल्ट है राइट ऑफ द इंडिविजुअल, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग द सोर्स ऑफ द इंडिविजुअल, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपका सोर्स है इंडिविजुअल का। ठीक है, ये कौन बोलता था, एविडाइसी का थर्ड एलिमेंट बोलता था। अब देखिए इसका जो आपका फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट है ये दोनों इंडिया में एप्लीकेबल है, लेकिन इंडिया में इसका थर्ड जो आपका एलिमेंट है एविडाइसी का वो एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ये क्या बोलता है कि जो है इंडिविजुअल के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए। लेकिन हमारा इंडिया बोलता है नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो है लोगों को चलाया जाना चाहिए, कंट्री को गवर्न किया जाना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको ये एविडाइसी का कंसेप्ट भी समझ आ गया होगा। और ये बोला गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो आपका रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ जो है ये क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का। बेसिक फीचर वो होता है जिसको हम लोग जो है अमेंडमेंट से भी चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको आर्टिकल 14 यहाँ तक समझ आया होगा। अब देखिए आर्टिकल 14 में ना कुछ एक्सेप्शन है, कुछ एक्सेप्शन दी गई हैं। एक्सेप्शन का मतलब होता है कि अगर जो है इन इन चीज़ों में आर्टिकल 14 का वॉयलेट हो रहा है तो इसके लिए जो है कोई क्लेम नहीं कर सकता। तो एक्सेप्शन क्या है, अब देख ली, अब अभी हमारे प्रेसिडेंट जो हैं इनको कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस दिए गए हैं। ठीक है, इनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है। गवर्नर और प्रेसिडेंट, गवर्नर और प्रेसिडेंट ठीक है, अपने ऑफिस में कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ भी पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो इसके लिए जो कोर्ट में जो है ये आंसरेबल नहीं होंगे, कोर्ट को किसी भी तरह का जवाबदेही देने के लिए ये नहीं होंगे। ठीक है, ये कुछ भी जो है अपने ऑफिस के अंडर कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, कुछ भी कोई भी अपनी पावर्स जो है, कोई भी अपनी ड्यूटीज़ जो है ये परफॉर्म कर सकते हैं। इसके लिए इनको कोर्ट को जो है आंसर देने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट पॉइंट ये बोलता है, फर्स्ट इसकी एक्सेप्शन दी थी। और दूसरी एक्सेप्शन इसकी ये है कि किसी भी तरह की क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग ना ही प्रेसिडेंट पे ना ही गवर्नर पे जो है वो स्टार्ट हो सकती है जब तक कि वो अपने टेन्योर में है, अपने टर्म में है ऑफिस में। ठीक है, ओके, जब तक कि वो अपने टर्म में है ऑफिस में, ना तो गवर्नर के ऊपर ना ही प्रेसिडेंट के ऊपर किसी तरह के क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो सकती है, ना ही उनके ऊपर कोई अरेस्ट, मान लीजिए कोई उन्होंने क्राइम कर दिया है। ठीक है, कोई ऑफिस में जो है अपना क्राइम कर दिया है, अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करते करते उन्होंने कोई क्राइम कर दिया है, तो उनके ऊपर किसी भी तरह का अरेस्ट या इम्प्रिजनमेंट का प्रोसेस जो है वो नहीं स्टार्ट हो सकता, इशू नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने टेन्योर के ऑफिस में अपने टेन्योर में जो है ऑफिस में है। ठीक है, दूसरा जो है नो सिविल प्रोसीडिंग अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ गवर्नर शैल बी इंस्टीट्यूटेड। अब देखिए कोई सिविल प्रोसीडिंग, मान लीजिए गवर्नर जो है उसका टेन्योर चल रहा है, उसने कुछ अपने प्रॉफिट के लिए, ठीक है, अपने प्रॉफिट के लिए जो है कुछ उन्होंने ऐसा काम किया जिससे जो सिविल लोग हैं, ठीक है, उनके राइट को वायलेट करता है। ठीक है, उन्होंने कोई ऐसा काम किया अपने खुद के प्रॉफिट के लिए जिससे जो है लोगों के जो सिविक लोग हैं, जो सिविक हैं, उनके राइट को जो है वायलेट करता है। ठीक है, तो इस बेसिस में भी जो है क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है नहीं स्टार्ट हो सकती प्रेसिडेंट की, कब तक नहीं स्टार्ट हो सकती, जब तक कि वो अपने टेन्योर में है। लेकिन हो सकती है कब, उसके पहले क्या करना पड़ेगा, उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, आपको 2 मंथ्स जो है उसको पहले आपको एक प्रायर जो है इन्फॉर्म करना पड़ेगा उसको पहले कि भाई आपने ऐसा किया है, और उसको जो है उसके ऑफिस से जो है रिमूव करना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर आप जो है सिविल प्रोसीडिंग जो है स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है,
अब देखिए आपका आर्टिकल है एक 361। आर्टिकल 361 क्या बोलता है, अभी आप देखते हो कि आपके जो हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है उसमें जो भी डिस्कशन हो रही होती है, जब भी मीटिंग्स हो रही होती है, जब पार्लियामेंट का सेशन होता है, तो उस टाइम पे देखते हो बहुत सारे जर्नलिस्ट जो हैं वो जाते हैं न्यूज़ कवर करने के लिए पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है। और अगर कोई जर्नलिस्ट जो है न्यूज़ पेपर में न्यूज़ कोई पब्लिश करता है, ठीक है, कोई भी न्यूज़ पब्लिश करता है हाउस ऑफ द पार्लियामेंट की, तो उसके ऊपर जो है किसी तरह का जो है क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं हो सकती अगर वो न्यूज़ जो है बिल्कुल रियल है। अगर वो न्यूज़ बिल्कुल क्या है, रियल है, उसके ऊपर कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं हो सकती। लेकिन अगर वो न्यूज़ जो है फेक है तो फिर जो है उसके ऊपर जो है क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है स्टार्ट हो सकती है। ये कौन बोलता है, आपका आर्टिकल 361 बोलता है। ठीक है। उसके बाद 105 आर्टिकल क्या बोलता है, 105 आर्टिकल आपका क्या बोलता है, याद रखिएगा, दोनों आर्टिकल्स पूछा जा सकता है। आर्टिकल 105 क्या बोलता है आपका, आर्टिकल 105 बोलता है कि अगर, ठीक है, अगर पार्लियामेंट का कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है हाउस में, लोकसभा या राज्यसभा में कुछ भी बोलता है, ठीक है, किसी भी कोई भी बात पे जो है कोई भी डिस्कशन हो रही है, बहुत सारी बहस होती है, आप देखते हैं जब पार्लियामेंट में आप ओपोजिशन के बीच में बहुत सारी जो है बहसबाजी होती है, तो उसके बीच में अगर दोनों कोई भी जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुछ बोल देता है जो मतलब गलत बोल देता है, अगर जहाँ कोई वोट जो है वो करता है, तो उसके लिए भी उसके ऊपर जो है किसी भी तरह का कोई भी क्रिमिनल जो है प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, ये 105 के अंडर बोलता है। अब देखिए एक चीज़ और है, ठीक है, अब एक चीज़ और क्या है इसमें कि अगर आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल डीपीएसपी मैंने पढ़ाए थे, ये क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जब आपके साथ फीचर डिस्कस कर रही थी उसमें मैंने बताया था कि ये पार्ट 4 में आपके आते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। और ये क्या है, एक गार्डियन की तरह जो है, गार्डियन की तरह जो है, एक सेकेंड, डीपीएसपी, ये एक गार्डियन की तरह काम करते हैं और ये जो है गवर्नमेंट को रिमाइंड करवाते हैं डीपीएसपी कि आपको जो भी लॉज एंड रूल एंड रेगुलेशन बनाने हैं वो डीपीएसपी को ध्यान में रखते हुए, जो गाइडेंस इसमें प्रोवाइड की गई है उसको ध्यान में रखते हुए आपने बनानी है लोगों के वेलफेयर के लिए। लेकिन अगर डीपीएसपी का आर्टिकल 13 क्लॉज बी और सी के अंडर कोई लॉ बनाया जाता है और वो लॉ जो है आर्टिकल 14 को क्या कर रहा है, वॉयलेट कर रहा है, ठीक है, वो आर्टिकल 14 को जो है वॉयलेट कर रहा है, तो क्या होगा, तो अगर वॉयलेट कर रहा है तो इसके लिए जो है कोई अपील नहीं कर सकता कि जो आपने लॉ बनाया है, अभी जो न्यू लॉ बनाया है, जो आर्टिकल 30, जो डीपीएसपी की गाइडेंस 39 और क्लॉज बी और सी के अंदर जो बनाया गया है, इसकी वजह से मेरा जो है आर्टिकल 14 जो है वो वॉयलेट हो रहा है, इसके लिए जो है आप कोई क्लेम नहीं कर सकते हो। क्योंकि जब जो है ये वाला आर्टिकल जब इन्फोर्स होगा, कोई लॉ जो है बनाया गया है जिसमें ये आर्टिकल इन्फोर्स होगा, तो ऑटोमेटिकली जो आर्टिकल 14 है आपका, जो आर्टिकल 14 है आपका वो क्या हो जाएगा, डिनाई हो जाएगा। ठीक है, ये कौन बोलता है, ये आपकी एक्सेप्शन में आपको दिया गया है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट इक्वलिटी बिफोर लॉ। मैं चाहती तो आप लोगों को सिर्फ हेडिंग ही करवा के जो है ख़त्म कर देती, लेकिन उसकी वजह से कि उसका आपको कोई बेनिफिट नहीं होता, क्योंकि अगर आपको एक्सेप्शन में से या रूल ऑफ लॉ में से कोई क्वेश्चन आ जाता तो आप यहाँ पे क्वेश्चन मिस करते अपने एग्जाम्स में। ठीक है, तो आप ये नहीं सोचना कि बहुत ज़्यादा जो है एक्सप्लेन कर दिया, इतना डीप नहीं पूछेगा, क्योंकि एग्ज़ाम हमने क्वेश्चन पेपर हमने सेट नहीं करना होता है, वो डिपेंड करता है एग्जामिनर जो है आपका कैसा क्वेश्चन पेपर सेट करे। लेकिन आप लोगों की प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए जिसमें जो है कोई भी क्वेश्चन जो है उसके रिलेटेड पूछा जाए तो आप लोग जो है उसको अटैम्प्ट करके आएँ। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कल हम इसका आर्टिकल जो है 15 डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।